मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई मेंस। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इनके अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे इस वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग सीरीज़ करेंगे जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करते रहेंगे समय के साथ, और धीरे धीरे हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे बहुत ही टॉपिक्स उसको हम लोग देखेंगे, उसके बारे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पर थोड़ा थोड़ा समझेंगे, और जो मेंस के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और आगे बढ़ेंगे। जैसे इस वीडियो से हम लोग मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जेई मेंस के लिए। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इनऑर्गेनिक में, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हम लोग थोड़ा आज समझेंगे कि ये क्या होता है, ब्रीफ में समझेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? द टेंडेंसी ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल टू रिमेन अनशेयर्ड इन द कंपाउंड्स, ठीक है। तो एक्चुअली जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उस एटम से हटते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, ठीक है। फिर वो उतने बॉन्ड्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो एक जनरल प्रोसीड्योर होता है। तो क्या होता है कि जनरली जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हटते हैं, ठीक है। तो क्या देखा गया कि नीचे जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे ग्रुप में, तो वहाँ पर जो हैवियर एलिमेंट्स होंगे, हैवियर एलिमेंट्स बोलते हैं उनका मास ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनमें जो एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो उनके रेस्पेक्ट में, उनके एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, मतलब वो आयनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, है ना, जिसके कारण ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? द टेंडेंसी ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल टू रिमेन अनशेयर्ड। वो शेयर नहीं होते हैं, बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। ये जनरली शो होता है हैवियर एलिमेंट्स ग्रुप 13, 14, 15 और 16 में, ठीक है। अब इसका कॉज क्या होता है? तो जनरली इसका दो कॉज देखा गया है। तो डाउन द ग्रुप हम लोग जब जाते हैं तो क्या होता है कि द आउटमोस्ट या आउटर मोस्ट लिख सकते हैं, द आउटमोस्ट एस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड हैज़ मोर डिफिकल्ट टू आयनाइज और शेयर, ठीक है। तो जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जैसे 6s होता है, 7s होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जनरली 6s में उसके पहले आपका F और D ये फिल हो चुका होता है, ठीक है। तो F और D जो ऑर्बिटल होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। तो जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो वो जो आपका S ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट, उसको बहुत अच्छे से अपनी तरफ खींचता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो टाइटली बॉन्ड होते हैं आपके न्यूक्लियस से। तो इनको आयनाइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी एक ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या होता है? तो ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है डी और एफ ऑर्बिटल्स के कारण, और आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। दूसरा रीज़न डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो क्या होता है जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो जो बॉन्ड बनाते हैं एलिमेंट्स, जैसे लेड हो गया, ये सब जो थेलियम हो गया, ये सब जो बॉन्ड बनाते हैं वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द अपर एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप में जो ऊपर एलिमेंट्स आते हैं उनके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनका साइज़ ज़्यादा होता है। साइज़ ज़्यादा होने के कारण इनके ऑर्बिटल्स का साइज़ मतलब ज़्यादा होता है, तो इसके कारण उनका जो ओवरलैप होता है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है या बॉन्ड एनर्जी जो इनकी हम कह सकते हैं वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इससे होता क्या है। द नेट इफेक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या था, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा फैक्टर है डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसका नेट फैक्टर क्या होता है, इज दैट गोइंग डाउन अ ग्रुप in the p block, the additional energy released by forming two additional bonds eventually is not great enough to compensate for the additional energy required to remove ns electrons, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होना है तो एस इलेक्ट्रॉन्स को भी पार्ट लेना होगा बॉन्डिंग में, ठीक है। और एस इलेक्ट्रॉन्स को पार्ट लेना होगा तो उनको आयनाइज होना पड़ेगा, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी देनी होगी उनको, ठीक है। तो एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव टू NS इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, NH2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको आयनेशन इंथैल्पी देनी पड़ेगी। अच्छा, अब आयनेशन इंथैल्पी को कंपनसेट कौन करेगा? तो जब कोई बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसका एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो कौन देता है? तो जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड फॉर्म भी होगा किसी के साथ, तो जब वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं।
है ना। तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक होके बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, या फिर यहाँ पर बॉन्ड नहीं, यहाँ पर जो आयनाइज करने के लिए जो हम लोग को एनर्जी चाहिए, उसका कंपनसेशन तो करना था, जो बॉन्ड बनेगा वो करता कंपनसेशन। लेकिन जो बॉन्ड बना वो बहुत ही वीक बॉन्ड बना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए बॉन्ड एनर्जी कम होती है, स्ट्रेंथ कम होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। तो जब उसका बॉन्ड आपका बनता है, मतलब जब वो बॉन्ड बनाता है किसी एटम के साथ, ठीक है, तो जो आपका एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी कंपैरिजन में कम रिलीज़ होती है जितनी हमें आयनाइजेशन में चाहिए थी। तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आयनाइज करने के लिए। और जब वो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसका बड़ा साइज़ होता है, इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा, तो एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो कम होती है, ठीक है। तो इसी कारण जो NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं, वो भाग नहीं लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर जैसे कुछ टर्म्स हैं, ये बहुत ही मैंने ऐसे लिख दिया है, बहुत डिटेल में हमें नहीं जानना है। जैसे हम लोग को पढ़ना भी रहता है, जैसे बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी होता क्या है? तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इन देयर कंस्टिट्यूएंट एटम्स, ठीक है। तो जैसे वाटर है, H2 है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? तो इसके जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उनको वो ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को, है ना। अब ये होता है बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, ये तो अभी ब्रेक किया। जब दो एटम्स मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो भी तो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, इसमें तो देना पड़ा। पर वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो कितनी होती है? तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन अ बॉन्ड इज़ formed between two atoms is equal to difference between the energy of the separated atoms, वो लोग अलग अलग थे तब कितनी एनर्जी थी, एंड द एनर्जी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, मतलब बॉन्ड एनर्जी, जब वो बॉन्ड बनाएंगे तब कितनी एनर्जी होगी, ठीक है। तो हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना है ये क्या क्या टर्म्स है, नहीं है, मतलब इसका एक जनरल आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका जनरल आइडिया ये है कि बॉन्ड इंथैल्पी जो हमारी कम है ड्यू टू इनइफेक्टिव ओवरलैप, तो जब वो बनेंगे तो आपकी रिलीज़ भी कम होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड इंथैल्पी ही कम है, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर ड्यू टू इनइफेक्टिव ओवरलैप जो नए बॉन्ड्स बनाता है वो एटम, तो एनर्जी कम रिलीज़ होती है। और डाउन द ग्रुप क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो एनर्जी आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों फैक्टर कंबाइन करके क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पार्ट ही नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उतनी एनर्जी रिलीज़ ही नहीं हो पाती है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण ज़्यादा एनर्जी देनी भी पड़ती है ना। तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? तो इसके कारण क्या होता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर उसमें जो एक सबसे मेन कारण होता है वो ये है, द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि S तो भाग ही नहीं ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्डिंग में, ठीक है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका मोर स्टेबल होता है एज वी गो डाउन द ग्रुप। इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, हैवियर एलिमेंट्स में कौन कौन आ जाते हैं? तो आपका थैलियम आ जाता है, पोलोनियम, ब्लेड और बिस्मथ, ठीक। कहीं कहीं पर टिन लिखा हुआ है, पर जनरली ज़्यादा जगह टिन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि टिन आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहता है, ठीक है। ग्रुप 14 एलिमेंट है तो +4 और +2 होता है, तो टिन +4 करना चाहता है, ठीक है। तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट वो शो करते हैं जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टिन मैंने हटा दिया है। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स के साथ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स आपका हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। थेलियम का Tl होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। TH नहीं होता है हमारा, TH फिर थोरियम हो जाता है। तो ये इसके एटॉमिक नंबर, इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो जैसे हम लोग थेलियम में आते हैं तो ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर एक P का निकलेगा तो +1 और 2 S के निकलेंगे तो +1 फिर +2 और दूसरा S का निकलेगा तो +3, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आयनाइज होना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा करने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो पहले से ही D, 5D और 4F फिल हो चुके हैं, और इन दोनों की F की तो पुअर शील्डिंग होती है बहुत ज़्यादा और D की भी होती है, ठीक है। तो D और F को दोनों पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, तो शील्ड नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक है। तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो 6S पे ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण ये अच्छे से बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस से, तो ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ती है, आयनेशन एनर्जी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर ये टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा 6p, p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण।
इसका मोर कॉमन देन +3, तो +3 स्टेट भी होते हैं ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, बट मोर कॉमन इसका +1 होता है, तो +1 इज़ मोर कॉमन देन +3। टिन को मैंने हटा दिया है क्योंकि टिन नहीं होता है, टिन आपका +4 शो करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो +4 शो करना चाहता है ना, +2 भी करता है, +4 भी करता है, पर लेड आपका जो है वो +2 ज़्यादा शो करता है एज़ कम्पेयर टू +4, सो +2 इज़ मोर कॉमन देन +4, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका ये हो गया ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर से इसका 5D और 4F जिनकी शील्डिंग इफेक्ट अच्छी नहीं होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है इनका, ठीक है, यहाँ देखिए पुअर शील्डिंग, तो इसलिए जो आपका 6S होता है वो भी क्या होता है, टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, ओके। तो इसके कारण जो शो करता है +2, तो वो p ऑर्बिटल के कारण ही शो करता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों हटेंगे तो +2 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, जिसके कारण डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है और s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो जिसमें से मैंने एक क्वेश्चन मैंने लिया है। तो अच्छा, एलिमेंट्स कौन कौन शो करते हैं, तो जनरली आपका थेलियम, लेड और बिस्मथ, ये तीनों तो आप ध्यान रखिएगा, और पोलोनियम भी करता है, ठीक है, तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं, 2022 जेईई मेंस में पूछा गया था, चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन देयर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ग्रुप 13 में, वो कॉमन क्या होता है, तो +3 होता है, 13 है तो +3, 14 +4, ठीक है, तो ऐसे करके वो शो करते हैं। तो जो हमारा +3 होता है वो आपका मतलब कॉमन होता है ना, लेकिन यहाँ +1 पूछा गया मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते जाता है, तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। थीलियम का सबसे ज़्यादा, उससे कम इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ थोड़ा लैंग्वेज हम लोग पढ़ लेते हैं। इनऑर्गेनिक में रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तो आप बुक्स की रीडिंग, नोट्स की रीडिंग और अलग अलग जगह सोर्सेज से आप रीडिंग करके अपने नोट्स बनाइएगा और आगे बढ़िएगा। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ ग्रुप 13 में +3 है, डिक्रीजेज, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 13 के लिए +1 हो गया, इंक्रीजेज। देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपका किसका हो गया, सबसे ज़्यादा थेलियम, उसके बाद इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। तो इस वीडियो में हमने अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा थोड़ा सा ब्रीफ में इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। इसी तरह हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, और इसी तरह ऑर्गेनिक और फिज़िकल में भी इसी तरह आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि हम लोग ने CBSE PYQs पूरी कर ली है, तो हम लोग उसमें भी अब ध्यान देंगे, और साथ में अब थोड़ा मेंस में भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा, अगली वीडियो में हम लोग कोई और जनरल टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और धीरे धीरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।